medium of communication. I have options. I can speak in English, I can speak in Hindi, or I can speak in English. That is Hindi and English mix. Yes, sir. We will So, go with English, Hindi and English. Hindi, sir. English, that is Hindi and English mix. The Hindi and English mix. Sir, Okay. Hindi. Hindi, okay. Anyone from the south in this group? Anyone from south of India? Anyone who doesn't know Hindi? I mean, जिन्हें हिंदी नहीं आती है. Sir, both in English and Hindi, sir. Pardon? Hindi and English, sir. Mixed Hindi language. no, that's fine because sometimes there are some participants from south जिनको हिंदी नहीं आती है. Yes, sir. I am from Karnataka, sir. I am from Karnataka. Karnataka, but you can understand Hindi? Okay, sir. Little bit okay, sir. Better mixed language. So that's what. Okay. Anybody from West Bengal? Anybody from West Bengal? Because they also have some not comfortable with Hindi. Okay, fine. Chaliye, let's start. Today, the topic of the discussion in quest of sustainability. Sustainability means नाही हिंदी म्हणतात. sustainability. अपना बाकी काही म्यूट करिएगा. Please mute your laptops and desktops. Okay. Sustainability, because today as we are moving on, चारों तरफ में हम प्रदूषण कर रहे हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं, हम नदियों को तबाह कर रहे हैं, हम वायु प्रदूषण कर रहे हैं. इसलिए आज वक्त आ गया है कि we move for the quest of sustainability, sustainable development के खोज में हमें आगे बढ़ना चाहिए. तो to start with today's discussion, सबसे पहले मैं आपको एक मूवी का पोस्टर दिखाना चाहता हूं. Is the poster visible to all? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. This is the movie 2.0, which was, इसमें हमारे अक्षय कुमार जी ने एक्टिंग किया था. और जिन्होंने ये मूवी देखी है उनको शायद ये याद होगा कि he acted like पक्षी राजन. He was an activist जिनको ये लगता था कि मोबाइल के टावर से जो तरंगे निकल रही हैं उन तरंगों के कारण पक्षियों की मौत हो रही है. देन उसने अपनी पूरी कोशिश करी बट किसी ने उसकी नहीं सुनी. फिर वो खुद आत्महत्या करते हैं और बाद में वो पक्षी राजन बन के वापस आते हैं और लोगों के हाथ के मोबाइल छीन लेते हैं. और इस मूवी में हमने देखा कि अगर लोगों के हाथ से मोबाइल छीन लिया जाता है तो जिंदगी किस तरह से अस्त व्यस्त हो जाती है जस्ट एक मोबाइल के नहीं होने से. इस पोस्टर के नीचे में आप एक चीज देख सकते हैं, लिखा हुआ है द वर्ल्ड इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस. ये जो पृथ्वी है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो धरती है, ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है. मगर आज हम इतने उद्दंड हो गए हैं कि हम भगवान के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा रचित इस पृथ्वी में हम जो मर्जी हम कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें, मनुष्य प्रजाति एकमात्र प्रजाति है जिसको सोचने की क्षमता ज्यादा है और हम कुछ कर सकते हैं और हम अपने मर्जी से पूरे विश्व ब्रह्मांड को बदल रहे हैं. और हमें यह समझना चाहिए कि इस पृथ्वी में हम सिर्फ एक छोटे से पार्ट है. द वर्ल्ड इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस. ये पृथ्वी केवल मनुष्य प्रजाति के लिए नहीं है. और हमने ये देख लिया कोविड-19 में, एक छोटे से माइक्रोब्स ने किस तरह हमें अपने घरों में कैद कर दिया था. बट हम जिस तरह से पृथ्वी से खेल रहे हैं, जिस तरह से हम अपने सहूलियत के लिए पूरे पृथ्वी को हम बदल रहे हैं,
शायद हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। जरा सोचिए, पक्षी राजन की तरह अगर एक दिन अचानक वृक्ष राजन आ जाते हैं और वृक्ष राजन कहते हैं अपने सारे वृक्षों को, सारे मित्रों को, सारे पेड़ों को कि ये इंसान है, ये मनुष्य प्रजाति है जो हमें कभी भी काट देते हैं, हमें हमारे साथ कुछ भी करते हैं, तो चलिए सिर्फ 15 मिनट के लिए हम ऑक्सीजन देना बंद कर देते हैं। अगर 15 मिनट के लिए ऑक्सीजन देना इन्होंने बंद कर दिया तो यकीन मानिए हमारी बादशाहत खत्म। इसलिए द वर्ल्ड इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमन। हम एक निमित्त मात्र हैं, हम इकोसिस्टम के एक छोटे से पार्ट हैं, पर हम अपने आप को इतने बड़े अखंड प्रतापी समझने लगे हैं कि हम पूरे धरती को विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। मनुष्य प्रजाति धरती को संपूर्ण रूप से विनाश की तरफ लेके जा रहा है। गीता में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभयुत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो आपको लगता है कि इस प्रदूषण का जो प्रकोप है, प्रदूषण जिस तरह से बढ़ रहा है, इसमें हमें बचाने के लिए फिर से कोई भगवान अवतरित होंगे? मुझे तो नहीं लगता। तो ये जो है, ये दीवारों पे अच्छे लगते हैं, ये फिर से नहीं आएंगे। दे विल नेवर कम बैक टू दिस वर्ल्ड, टू दिस यूनिवर्स, टू दिस ब्रह्मांड टू सेव अस। इनकी पूजा अर्चना करिए, मन में आस्था रखिए, मंदिरें बनाइए, इनके ऊपर जोर देके इलेक्शंस जीतिए, पर ये आपको बचाने अब नहीं आएंगे, क्योंकि आपने इस धरती को उनके आने लायक रखा ही नहीं है। फिर हमें कौन बचाएगा? Who will save us from environment? Who will save us from the environmental pollution? हमें ये बचाएंगे द कॉमन मैन, अर्थात हम और आप। ये हम और आप हैं जिन्हें उठ खड़े होना पड़ेगा इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन के खिलाफ। जो लड़ाई है, इस लड़ाई में पृथ्वी को बचाने के लिए, आने वाले प्रजन्म के लिए एक अच्छी पृथ्वी, सांस लेने वाली पृथ्वी, स्वच्छ जल वाली पृथ्वी अगर हमें देना है, तो ये कॉमन मैन, हम और आप, हमें उठ खड़ा होना पड़ेगा, तभी शायद हम पृथ्वी को बचा पाएंगे। चलिए इस प्रस्तावना के साथ हम शुरू करते हैं एयर पोल्यूशन से। कुछ फैक्ट्स आपके सामने। 9 out of 10 people worldwide breathe polluted air। पूरे विश्व में 10 में से 9 लोग प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं, और इसके कारण 7 मिलियन प्रीमैच्योर मौतें हो रही है, मतलब वक्त के पहले मौतें हो रही है। ये यूएनईपी का डेटा है। 4.2 मिलियन डेथ्स एवरी ईयर ड्यू टू एक्सपोजर टू एम्बिएंट एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के कारण पूरे विश्व में 4.2 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 4,20,000 मौतें हो रही हैं पूरे विश्व में वायु प्रदूषण के कारण। शुरू करते हैं ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और मैं चाहूंगा कि आज का जो हमारा इंटरेक्शन है, ये जो हमारा इंटरेक्शन है, इसमें हम दोनों साइड के कम्युनिकेशन रखेंगे। So first I would like to ask you, any one of you, if you are aware of global warming, so please tell me, unmute your cell or laptop and tell me what's your idea about the global warming. Increase the temperature of Earth by trapping the IR radiation coming from the sun. Almost anybody else would like to participate? See, what I'm telling you, along with this laptop,
where I'm presenting, I have my tab with me. Here you can send your messages. So I got a message from Firdausi Wasid. I am from Northeast. I don't understand Hindi. So I will try to be. I'll try to bring in English in the presentation, but the majority is the law. Bahumat hai. So Bahumat wants it in Hindi. So if anything else you need, you can, Firdausi Wasid ji, if you need anything, any clarification you can ask. But mostly हमें थोड़ा सा, it will be more into the Hindi part than the English part because the majority goes for it. Anyway, coming back to global warming. Anyone else would like to enlighten? Heating of the earth by radiation coming from the sun. Correct. So what we will do is, we will understand the process with a very simple diagram. See, the fact is, due to global warming, the surface of the earth, Prithvi ki satar, since last 100 years, 1.1 degree Celsius iska temperature बढ़ गया. The temperature has gone up by 1.1 degree. And Firdausi ji, you can see the presentation, it is in English. So you can read it so that you will have the idea. Okay. So what is happening is, the mean temperature has increased by 1.1 degree centigrade from pre-industrial stage. So what is happening in global warming? Here is a simple diagram. Here you can see that the sun and the earth. The sun rays should hit the earth and radiate out to space. सूरज की किरणें पृथ्वी को हिट करके बाहर के स्पेस में जाना चाहिए. बट एक ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है, दिस इज द pollutants. These are the pollutants which are generated, emitted by human activities mostly. There are some natural activity, but this is mostly the human activity. तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो pollutants हैं वो पृथ्वी के ऊपर में एक लेयर बना दे रहे हैं. तो जब सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें आ रही हैं, so with higher intensity it is hitting the earth surface, but बाहर नहीं जा पा रहा है, वो वहीं पे absorb हो जा रहा है. आप एक ट्राई कर सकते हैं, आप दीवार में अगर एक बॉल जोर से मारेंगे, टेनिस बॉल, तो जिस जोर से वो लगेगा दीवार में, उतनी इंटेंसिटी से वो आएगा नहीं वापस. उसी तरह से सूर्य की किरणें पृथ्वी से टकरा तो रही है, मगर वापस जाते वक्त उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और वहां पे पोल्यूटेंट्स के एक लेयर बना हुआ है, वो उसे अब्सॉर्ब कर ले रहा है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच अर्थ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. एंड दिस इज अ ग्लोबल इशू. ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आप इसके बारे में सोच रहे हैं, इसके बारे में समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं. तो ग्लोबल वार्मिंग से होगा क्या? लोग इसको क्लाइमेट चेंज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. आज जो भी हम जलवायु परिवर्तन देखते हैं, साइंटिस्ट इसको क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक कर रहे हैं. क्लाइमेट चेंज क्या है? लेट मी एक्सप्लेन वन वेरी सिंपल थिंग. हमें यह लगता है कि पिछले साल नागपुर में ठंड नहीं पड़ी, आज ठंड पड़ गई इस साल, तो ये क्लाइमेट चेंज हो गया. नो, क्लाइमेट चेंज हैपेंस इन डिकेड्स. ये एक एक साल के वेरिएशन इज नॉट क्लाइमेट चेंज. For example, we have a very learned poet in Bengali, Rabindranath Tagore ji. उन्होंने एक पोएम लिखा था, तो उसमें उन्होंने एक लाइन लिखा था जिसमें वो सहारा मरुस्थल को बोल रहे हैं, सॉरी वो चेरापूंजी को बोल रहे हैं कि क्या आप थोड़े से बादल सहारा मरुस्थल को उधार दे सकते हो. रविंद्रनाथ टैगोर जी गरीबी और अमीरी के बीच के फासले को नापने के लिए ये कविता लिखी थी. बट वो चेरापूंजी को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस समय जब ये कविता लिखी गई, चेरापूंजी में 12 महीने बारिश होती थी और सहारा मरुस्थल में तो बिल्कुल बारिश का सवाल ही नहीं होता. पर अगर आज आप देखेंगे तो चेरापूंजी में बारिश कम हो गई है, सहारा मरुस्थल में बारिश चालू हो गई है. दिस इज क्लाइमेट चेंज.
जलवायु परिवर्तन, और ये विनाश की घंटी। तो ये जलवायु परिवर्तन बोलो या ग्लोबल वार्मिंग बोलिए, इससे हो क्या रहा है? इससे सबसे भयानक जो है, राइजिंग द सी लेवल, समुद्र का जो लेयर है, क्योंकि हमारी बर्फ शिला है, आइसबर्ग जो है, जो हमारे जो बर्फ शिलाएं हैं वो पिघल रहे हैं गर्मी के कारण, और समुद्र के लेयर ऊपर आ रहा है। और समुद्र के लेयर ऊपर आने से आज जो शहर या देश समुद्र के कोने में है, बाजू में है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 50-60 सालों में उनका बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के नीचे चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। So that is the threat of rising sea level. Melting glaciers. आज जो बर्फ जो पड़ता था, और बर्फ जैसे जब बर्फानी एरिया रहता था, आज वहां पे जो ग्लेशियर्स है वो बहुत जल्दी बेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, क्योंकि गर्माहट है। जब ड्राउट होता है, इसी कारण से अकाल पहले भी पड़ा है, आजादी के पहले भी बंगाल के अकाल आप कहीं भी देख सकते हैं, बट आज बहुत ज्यादा ये अकाल पड़ने लगा है। बहुत जगह पे सरकार को डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये एरिया ड्राउट के अंदर में है, ऐसा है। स्टॉर्म्स, अब आप देखिए, 2 मिनट के लिए सोचिए, जस्ट थिंक ओवर इट, कि भारत के जो अगर आप मानचित्र देखेंगे तो नीचे में जो वी है, हम दोनों तरफ से समुद्र से घिरे हैं, बंगाल की खाड़ी है और अरेबियन सी है। जरा गौर करिए कि पिछले 10 सालों में कितना ज्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं। साइक्लोन्स पहले भी आते थे, पर उनके फ्रीक्वेंसी कम थी, तीव्रता भी कम थी। आज हर 2 महीने में एक साइक्लोन उठता है, जो या तो जाके बंगाल में टकराता है, या फिर नीचे जाके पौंडीचेरी में टकराएगा, तमिलनाडु में टकराएगा, ऊपर ओडिशा में टकराएगा, या किस्मत अच्छी रही तो निकल के बांग्लादेश की तरफ चला जाएगा। तो ये जो स्टॉर्म्स है, ये जो साइक्लोन्स है, ये जलवायु परिवर्तन है, और ये पृथ्वी जवाब दे रही हमको। हम जो खेल रहे हैं पृथ्वी के साथ, हम जो अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर बैठाएं, ये उसका जवाब है। हीट वेव्स, मात्रा में हीट वेव्स आज बढ़ गया है, समुद्र का पानी गर्म हो रहा है, पूरे सामुद्रिक इकोसिस्टम आज खतरे में है, क्योंकि समुद्र का पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। बारिश का समय एवं पैटर्न बदल रहा है, जहां बारिश नहीं होती थी वहां बारिश हो रही, जहां होती थी वहां नहीं हो रही। किसान परेशान है, उन्हें नहीं पता है कि अब कोई प्रेडिक्शन काम नहीं कर रहा है। वी आर सो एडवांस्ड एंड वी हैव सो एडवांस्ड मेट्रोलॉजिकल डेटा एनालिसिस, बट स्टिल आज भी वो जोक चलता है कि जिस दिन हवामान वाला बोलेगा बारिश होगा, उस दिन नहीं होगा। क्लाउड बर्स्ट, बादल का फटना, ये भी बहुत कॉमन हो गया है। कुछ साल पहले केदारनाथ में भयंकर रूप लिया था, ग्लेशियर लेक्स में आउटबर्स्ट हो रहे। तो ये सब घटनाएं हैं जो पहले भी घटती थी, मगर आज ये भयानक रूप में घटने लगी है। तो इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने का उपाय क्या है? अश्विनी जी लिख रही हैं कि इट्स अ प्रॉब्लम विद इंक्रीजिंग ट्रैप एनर्जीज ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। करेक्ट, एसिड रेन भी करेक्ट है। कैलाश जी कह रहे हैं देन इंक्रीजिंग टेम्परेचर और ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ऑफ कोर्स नीता जी सही कह रही हैं कि जितना हम पेड़ काट रहे हैं उतना पेड़ हम लगा नहीं रहे। हम आएंगे उस पर। और अश्विनी जी फिर से कह रही हैं कि ये टोपोग्राफी को चेंज करेगा। बिल्कुल, टोपोग्राफी को चेंज कर रहा है, क्योंकि अगर बारिश का पैटर्न बदलेगा तो टोपोग्राफी तो चेंज होगा ही। पशु पक्षियों के प्रजनन का समय बदल जा रहा है इस क्लाइमेट चेंज के कारण।
तो अब क्या है, क्या करना है? तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा प्रदूषण कर रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन, जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स है, वो 25% एयर पोल्यूशन कर रहा है। एग्रीकल्चरल एंड अदर लैंड यूज 24%। एक प्रश्न आएगा कि एग्रीकल्चर कैसे भैया, खेती और एयर पोल्यूशन? जी हाँ, अगर आप रेगुलर न्यूज देखते हैं, पढ़ते हैं, तो दिल्ली जो म्यूट करिए दिल्ली जो दाल राइस वाली भांगड़ का है। अरे भैया म्यूट करिए। कौन सी दाल? एग्रीकल्चर में आप देख सकते हैं कि सर एक मिनट, somebody's mic is on. एक मिनट। मैं बोल रहा हूं, सुन नहीं रहा। हेमराज सर, काइंडली स्टॉप योर माइक। Yes sir, please continue. देखिए यहाँ पे जो those who are listening to me, इसमें तो बहुत सारे लोग मेल कैंडिडेट बहुत हैं, एंड आई एम श्योर जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं उसमें से 80% क्रिकेट खेले, भले गली में खेले, पर आप देखते हैं कि जब कोई बड़ा मैच होता है, कोई बैट्समैन अच्छा खेल रहा है, अचानक साइड स्क्रीन के सामने एक लाल कपड़ा पहन के आदमी आ जाता है, तो उसका फोकस हट जाता है, वो अंपायर को रिपोर्ट करता है, हटाओ यार कौन आ गया बीच में, और फिर वो आउट हो जाता है। उसी तरह से ऐसा अगर माइक चालू हो जाए तो लय टूट जाता है। और वैसे भी जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, सेकंड इनिंग्स में तो 140 पे 7 हो गए, तो हालात तो ऐसे ही खराब है। चलिए बैक, दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन चेंबर जो बन जाता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पंजाब हरियाणा से पर्ली बर्निंग है, जो खेतों को जब जलाया जाता है दूसरी खेती करने के लिए, उसके कारण दिल्ली एक चोक्ड चेंबर बन जाता है। इसके सिवा ट्रांसपोर्टेशन से 14%, इंडस्ट्री जो हमारी इकोनॉमी को संभालती है, इंडस्ट्री से 21%, एंड अदर्स अगर आप देखें तो उसमें से 10%। अब चलिए ये भी देखते हैं कि पूरे विश्व में कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा प्रदूषण कर रहा है। Which are the countries who are responsible mainly for global warming, climate change? Then we can see that China alone is contributing to 30% of the pollution. China अकेला 30% pollution कर रहा है, United States 15%, पूरा यूरोपियन यूनियन मिला के 9%, चौथे पे हम हैं 7%, पूरा रशियन फेडरेशन 5%, जापान 4%, और बाकी सारे देश मिलकर 30%। सो की प्लेयर्स कौन है? चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन के देश, इंडिया, यूएसएसआर के देश, कजाकिस्तान, ये स्थान वो स्थान, और जापान। बाकी जितने भी देश हैं वो सब मिलके केवल 30% कर रहे हैं, सब मिलके। तो ये सिनारियो है। तो भाई इसको रोकने का क्या उपाय है? टू स्टॉप दिस, पेरिस एग्रीमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। पेरिस एग्रीमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। हम अगले स्लाइड में पेरिस एग्रीमेंट के बारे में जानेंगे, बट उसके पहले मैं 2 मिनट का एक ब्रेक ले रहा हूं और आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं? ये जरूरी है। यस सर। कमेंट कर सकते हैं, टैब चालू है, क्योंकि देखिए ऐसा है, आज जिनसे मैं बात कर रहा हूं इनमें जो पुरुष है वो इस बात से सहमत हैं कि जब हम खुद स्टूडेंट थे तो हमें 45 मिनट लेक्चर सुनना ही जान पे आता था, और आज आप लोग टीचर बन गए तो आपको 1.5 घंटा सुनना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। सो मैं चाहता हूं कि इस कम्युनिकेशन में ह्यूमर रहे, इस कम्युनिकेशन में थोड़ी सी मजाक रहे, और ये कम्युनिकेशन बोथ साइडेड हो।
आप कोई भी सवाल पूछिए, स्टूपिड से स्टूपिड सवाल पूछिए, नो प्रॉब्लम, इंटेलिजेंट सवाल पूछिए, बट इंटरैक्टिव रखते हैं। नहीं तो जब मैं स्टूडेंट था, मैंने एनवायरनमेंट में एमएससी करी है नागपुर यूनिवर्सिटी में, और कभी कभी ऐसा होता था कि बड़े नीरी से बड़े बड़े साइंटिस्ट पढ़ाने आते थे और उनके लेक्चर के बाद बाजू वाले को पूछना पड़ता था क्या बोल के गया भाई। तो मैं नहीं चाहता हूं कि वैसा हो, so let's make it very interactive and थोड़ा सा ह्यूमर और थोड़ी सी इसमें एंजॉयिंग रखेंगे हम। तो बाकी तो आप लोगों में से काफी आया है, क्या बोल रहे हैं? वाह, वाशुनी जी का कमेंट, थैंक यू सो मच, यस सर, गेटिंग कनेक्टेड। फाल्गुनी जी सर, यस सर। श्रद्धा मैडम, सो ट्रू सर। डॉक्टर श्रीजा नायर, यस सर। एंड देवश्री नागरकर जी, गुड मूव सर। डॉक्टर प्रशांत ठाकरे, यस सर। चलिए, मीन्स आई एम एबल टू रीच यू गाइस। प्राची बोंडे मैडम, यस सर। शबाना तड़ावी, यस सर। चलिए, मीन्स ओके फाइन, हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। पेरिस एग्रीमेंट। सर एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअल में आपसे दो चीजें हमें के मिल रही है। एक तो नॉलेज भी अच्छा मिल रहा है, और दूसरा उस नॉलेज को शेयर कैसे करते हैं ये भी सीखने को मिल रहा है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू सो मच। सो पेरिस एग्रीमेंट की हम बात करते हैं। देखिए, पेरिस एग्रीमेंट एक विश्वव्यापी एग्रीमेंट है, इट्स अ ग्लोबल एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट के पहले ऑल द एनवायरमेंट मूव्स वर कंट्रोल्ड बाय क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल खत्म हो गया 2012 में। उसके बाद बहुत कोशिश हुई कि क्योटो के बाद कोई अच्छा है, पर 3 साल तक कुछ नहीं हो पाया। फिर झगड़े हुए। झगड़े किसके बीच में? विकसित देश और विकासशील देश, डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री। तो व्हाट वाज द झगड़ा? झगड़ा ये था कि डेवलप्ड कंट्री बोल रहे हैं डेवलपिंग कंट्री को कि अरे भाई, आप लोग बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो, आप लोग बहुत प्रदूषण कर रहे हो, अरे कम करो यार। और जो डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप कंट्री को बोल रहा है, अच्छा भैया खुद तो डेवलप हो गए, इकोनॉमी बन गई, हम पे दादागिरी कर रहे हो। और जब हम डेवलप होने की बात कर रहे हैं तो आप हमको बोलते हैं हम प्रदूषण कर रहे हैं, हटाओ, तुम्हारे साथ नहीं बैठते, जाओ, हटाओ, नहीं होना। इंडिया, चाइना, ब्राजील और कौन सा था, बेसिक ग्रुप बना, साउथ अफ्रीका, इन्होंने एक बेसिक ग्रुप बनाया कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमको तो डेवलप होना है, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। और जो बड़े भैया हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ये सब इनको बोल रहे हैं भैया मत करो मत करो। तो आपस में हो गए झगड़े। दो बेटा। तो 2012 से 2015 तक सहमति नहीं बनी। बहुत सारे कॉन्फ्रेंस, कैनकन कॉन्फ्रेंस, कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस, जिसको मीडिया ने फ्लॉपेनहेगन कॉन्फ्रेंस बोला। तो ये बहुत कुछ हुआ। उसके बाद आया 2015 में पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट क्या बोलता है? Paris Agreement was adopted on 12 December 2015, tabled on 22 April 2016. 194 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किया। भारत also ratified it 2 October 2016. India also ratified it, and Paris Agreement went into force on 4th November 2016. What is the single line goal of Paris Agreement? Single line goal क्या है? सिंगल लाइन गोल है कि जो हमारा टेम्परेचर धरती का 1.1 डिग्री बढ़ गया है, इसे 1.5 डिग्री पे रोकना है। और अगर 1.5 पे नहीं रोक सके कोई बात नहीं, 2 डिग्री तक रोकना है। Because if this global temperature rise cross 2 degrees Celsius,
then it will be very difficult to survive in this earth. जवाहर जी लिख रहे हैं, थैंक यू सर फॉर योर एंगेजिंग इंसाइटफुल सेशन. थैंक यू सो मच जवाहर जी. ऐसे शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, जोश बढ़ता है. सो अब क्वेटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट में एक फर्क है. क्वेटो प्रोटोकॉल में भी इतने सारे देश थे, बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सबको डांट डपट के डंडा मार के क्वेटो प्रोटोकॉल में साइन कराया. तो किधर जा रहा है, प्रदूषण करता है, साइन कर, तुम इधर आओ साइन करो, पर खुद ने नहीं किया. क्वेटो प्रोटोकॉल में सारे देशों को डांट डपट के साइन कराया, बिग ब्रदर अमेरिका, पर खुद ने नहीं किया. तो ये जो झगड़े हुए 12 से 15, बाकी देश जो ऊपर आ रहे हैं उनका कहना था कि बड़े भैया पहले आप पीजिए फिर हम पिएंगे, पहले विषपान आप करें फिर हम करें. और उसमें एक क्लॉज ऐसा है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि 30% तो सारे देश मिलकर कर रहे हैं. अब वो देश साइन करे ना करे, धरती को क्या फायदा. जो बड़े खिलाड़ी है वो साइन करे. और पेरिस एग्रीमेंट तभी लागू होगा जब पूरे प्रदूषण करने के 55% देश, जो टोटल प्रदूषण हो रहा है उसमें जो देश का टोटल मिला के 55 होता है, साइन करेंगे तभी यह लागू होगा. तब जाके चाइना, अमेरिका, यूके, फिर हमारे यूरोपियन यूनियन के देश, रशिया, इंडिया, सबने साइन किया. अब आप देखिए इस चीज की अहमियत कितनी थी. हमारे ट्रंप साहब पेरिस एग्रीमेंट में 3 सितंबर 2019 में हस्ताक्षर किए. देखिए हमने कर दिया 2016 में, ये बाबा जी कर रहा 2019 में, और उसके बाद तुरंत बोला कि हम 1 साल में पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि ट्रंप बाबा जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट देश की इकोनॉमी है. ये भाई साहब तो कोविड के समय में भी लॉकडाउन नहीं कर रहे थे, इकोनॉमी मेन है. मगर ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन का मुद्दा बन गया. और जो बिडेन साहब ने बोला कि अगर मैं चुन के आता हूं, मैं तुरंत पेरिस एग्रीमेंट में वापस जाऊंगा. जो ट्रंप साहब निकल गए थे, पहले आए फिर निकल गए, और जो बिडेन साहब जीतने के बाद तुरंत वो पेरिस एग्रीमेंट में वापस गए. अब कमला हैरिस जी हार चुकी हैं, ट्रंप साहब जीत चुके हैं. वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि अमेरिका फिर से पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो जाए. तो पिछले 8 साल की जितनी भी अच्छा काम हुआ है, अगर अमेरिका बाहर हो गया तो पेरिस एग्रीमेंट को बहुत बड़ा झटका बैठेगा. हालांकि बाकी देश जोर लगा रहे हैं कि ना निकले, पर ट्रंप बाबा किसी का सुनते ही नहीं है. तो चलिए देखते हैं कि भारत ने इसमें क्या प्रॉमिस किया है. 2016 में जब भारत ने हस्ताक्षर किया, तब भारत ने प्रॉमिस किया कि 2030 तक, 2016 में हम जितना कार्बन एमिशन कर रहे थे, 2030 तक हम उस कार्बन एमिशन को 35% कम करेंगे. गौर करिए, स्टैंडिंग इन 2016 इंडिया प्रॉमिस्ड कि by 2030 we will reduce our carbon emission by 35%. Now the question is, how is it possible? You are standing in 2016, अब 2030 तक आप एक डेवलपिंग कंट्री हो, आप औद्योगिकरण कर रहे हो, तो आप तो प्रदूषण और करोगे. तो आप ये वादे कैसे कर रहे हो कि 14 साल बाद आप 2005 में जो करते थे. देखिए गौर करिए, 2016 में खड़े हैं और कह रहे हैं कि 2030 तक
हम 2005 में जो करते थे उससे भी 35% कम करेंगे। देन इंडिया केम विद द जस्टिफिकेशन सेइंग कि 2030 तक देश की जो ऊर्जा की जरूरत है, जो फ्यूल चाहिए, 40% फ्यूल वी विल टेक इट टू द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक डेवलपिंग कंट्री के लिए ये वादा बहुत भयानक था 2016 में। आई रिपीट, 2016 में आप बोल रहे हो कि 2030 तक 2005 में हम जितना कार्बन उत्सर्जन करते थे उससे भी 35% कम करेंगे। कैसे? देश की 40% ऊर्जा को हम ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी में ले जाएंगे और हम एडिशनल कार्बन सिंक पेड़ लगाएंगे 2.5 to 3 मिलियन। आपको याद होगा करीब 10 साल पहले या 8 साल पहले एक होड़ आई थी इंडिया में पेड़ लगाने का। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी 50 करोड़ का एक लगा दिया, इतना पेड़ लगाएंगे, हर साल करेंगे। अब वो पेड़ लगे नहीं लगे वो अलग विषय है, बट ये जो कमिटमेंट किया था इंडिया ने, और उसमें जो तीसरा पॉइंट है कि हम 2.5 to 3 मिलियन टन और ट्री कवर को बढ़ाएंगे, उसी के तहत सारे राज्यों ने ट्री प्लांटेशन लिया। चलिए, वादा तो हो गया। आगे अब अगर हम आगे जाते हैं तो ये बताते हुए मुझे आपको बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया हैज ब्रॉट डाउन इट्स एमिशन बाय 21%। वादा क्या है? 2030 तक 2005 में जो करते थे उससे 35% कम करेंगे। हम अभी कहाँ हैं? 2024 का डेटा है, 2024 समझो, 6 साल बचे। ऑलरेडी हमने 2005 में जो हम करते थे एमिशन उससे 21% कम कर दिए हैं। कैसे? आगे पढ़िए। जो इंडिया का सोलर कैपेसिटी 2014 में ओनली 2.63 गीगावाट था, वो आज 36 गीगावाट है 2020 में, और आज 2024 में दैट हैज गॉन टू 73 गीगावाट। तो जो वादा किए थे कि 40% एनर्जी हम रिन्यूएबल में लेंगे, इंडिया ऑन ट्रैक। देन अब जब 21% कम कर लिए तो अब इंडिया प्लान कर रहा है खुद कि हम इसको रिवाइज करते हैं। क्या रिवाइज करेंगे भाई साहब? जो 2030 तक 2005 में जो करते थे उससे 35 की जगह अब हम 48% कम करेंगे एमिशन। और जो हमने बोला था 2030 तक 40% एनर्जी रिन्यूएबल में ले जाएंगे, अब हम 65% ले जाएंगे रिन्यूएबल में। और इंडिया ने टारगेट लिया 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी का टोटल बेस हमारा 450 गीगावाट रहेगा। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, मैं पॉलिटिकली बात भी नहीं करना चाहता हूं, मगर इसमें दो चीजें हैं। एज ए भारतीय होके हम जो सोचते हैं कि वाह, हमने 2014 के बाद 2024 तक कमाल कर दिया, इतना हमने रिन्यूएबल बढ़ा दिया, ग्रेट, हमने एमिशंस कम किए, ग्रेट। इसका दूसरा पहलू है कि 2024 तक क्या हम सो रहे थे? जब क्योटो प्रोटोकॉल लागू था, पूरा विश्व रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भाग रहा था, तो हम क्या कर रहे थे? आप सोचिए, भौगोलिक दृष्टि से भारत खदान है सौर ऊर्जा का, और हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी वाज ओनली 2.63 गीगावाट। क्या कर रहे हो भाई? तो आप जैसा चाहे देखें कि 2014 के बाद हमने बहुत अच्छा किया, खुश हो जाइए, या 2014 तक हम कुछ नहीं किए, दुखी हो जाइए। पर हां, अगर पर्यावरण संरक्षण की बात करें, ग्लोबल कमिटमेंट की बात करें, तो भारत में एक
नया युग आया 2014 के बाद। इसलिए अगेन मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, पर यही कारण से भाइयों और बहनों, जनाब का मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि कर रहे हैं पर्यावरण का। अब जो मैं नहीं बोल रहा हूं, आप नेट पे ढूंढिए, आपको सब मिल जाएगा। अब ये देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 तक क्या हुआ, 24 में रिलीज हुआ। आपको गर्व होगा कि 8वें नंबर पे आपको भारत दिख रहा है। पूरे देश जो परफॉर्म कर रहे हैं उसमें अगर रैंकिंग देखा जाए तो पहले के 3 रैंक खाली है। क्यों? पहले के 3 रैंक में वही आ सकते हैं जिन्होंने ऐसा एफर्ट लिया है जिससे ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 1.5 पे रोका जाए। आज तक कोई भी देश, नॉट अ सिंगल country has taken so much of pain or so much of effort so that it can be restricted to 1.5. जो भी काम कर रहे हैं, they are all working for to restrict it up to 2 डिग्री का, 2 डिग्री बढ़ने को रोकना चाह रहे हैं। और हमारे ऊपर कौन है? डेनमार्क, स्वीडन, चिली, मोरक्को चिल्लर है। ये वो 30% में है, सारे चिल्लर एक साथ। मेजर प्लेयर जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम 8वें पे और यूनाइटेड किंगडम 11 पे, बाकी सब चिल्लर। जब इस परफॉर्मेंस लिस्ट पे पहले 10 में चाइना, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन आएगा, तब जाके हम इस जलवायु परिवर्तन को रोक पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इमर्जिंग ग्लोबल लीडर, और ये देखिए ये गवर्नमेंट के डेटा है, मेरा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिलीज किया है। आज हम ग्लोबली 4th पोजीशन पे है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, सौर ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, हाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सब मिला के ग्लोबली वी आर एट 4th पोजीशन। सुपर। And India has already achieved in 2024 40% installed electric capacity from non-fossil fuels. Or India is now 4th largest installed capacity of solar and wind power in the world. Great achievement. आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी देखा है? मेरे ख्याल से कुछ लोग देखे होंगे। देखिए, यस, जो हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी के ऊपर था। अगर आप वो मूवी देखे होंगे तो आप समझेंगे कि ये माननीय मनमोहन सिंह जी की दूरदृष्टि थी कि वो डेस्परेट थे जॉर्ज बुश के साथ न्यूक्लियर पावर डील पे साइन करने के लिए, बट उन्हीं की पार्टी ने उनको अलग कर दिया। उस मूवी में बार बार दिखाया गया है कि जितने बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अकेले पड़ गए, क्योंकि उस समय वो दूरदर्शिता नहीं थी जो आज है। गर्व महसूस होता है। हम 4थे में भाई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में पूरे विश्व में। और गौर करिए जनाब, जो भी हम अचीव कर रहे हैं, हमारे ऊपर 140 करोड़ जनता का भार है। 140 करोड़ का बोझा उठा के हम ये, बाकी देशों की तो जो पॉपुलेशन है वो तो हमारे बिहार में उससे ज्यादा है। कब बात कर इंडिया एट 26 सेशन ऑफ कॉप टू नवंबर 21 में इंडिया ने अनाउंस किया कि बाय 2070 हम नेट जीरो अचीव करेंगे। मतलब हम जितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, हम उतना कार्बन अब्सॉर्ब कर रहे हैं।
net zero. Very optimistic. I'm sure 2070 तक बहुत लोग नहीं रहेंगे जो ये आज वादा किए हैं, मैं भी नहीं रहूंगा, और 50 साल तो मुश्किल है, बट शायद बादलों में कहीं से हम देखेंगे कि हमारा देश नेट न्यूट्रलिटी अचीव किया 2017 में, इंशाल्लाह होगा ये कभी ना कभी, और ये अनाउंस किया 2021 में। अब हम आते हैं एयर पोल्यूशन का, यहीं तक रोकते हैं। उम्मीद है ग्लोबल एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने काफी चर्चा करी। अब हम थोड़ा हवा से निकल के पानी में आते हैं। हम जरा देख लेते हैं कि हमारे वाटर एनवायरनमेंट। एक्सक्यूज मी सर, मैं थोड़ा सा आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात जरूर कर रहे हैं, बट सर इस चीज से जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होगा, क्या हम उसके लिए भी कोई प्रयत्न कर रहे हैं? देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी के आप बड़े छोटे पैमाने पे सोच रहे हैं कि आपको ई रिक्शा दिख रहा है, और ये ई रिक्शा जो है ना, ये नॉनसेंस है, यूजलेस है जी, क्योंकि ई रिक्शा जो मार्केट में आ गया और हमको लगता है कि ये बहुत पोल्यूशन कम कर रहा है, उल्टा कारण मैं आपको बताता हूँ। ई रिक्शा में जितने लाखों के तादाद में ई रिक्शा चालू हो गए हमारे देश में। अब ई रिक्शा की जो चार्जिंग होती है, हमारे पास चार्जिंग स्टेशन अभी नहीं है, तो सब लोग अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी में ई रिक्शा चार्ज करते हैं। मतलब कौन सा इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो? आप थर्मल पावर प्लांट का इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, अर्थात आप थर्मल पावर प्लांट की खपत बढ़ा रहे हो। मींस यू आर ट्रांसफरिंग द टेल पाइप पोल्यूशन टू द थर्मल पावर प्लांट। और जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया, द मोस्ट पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड आर द थर्मल पावर प्लांट्स। सेकेंडली, जो लोग कार या टू व्हीलर चलाते हैं, आप लोग देखेंगे ये ई रिक्शा वाले 20 के ऊपर स्पीड में जा नहीं सकते, उनके पीछे लंबी गाड़ियों की कतार लग जाती है, बड़े बड़े कारों की, जो सब 20 की स्पीड पे जा रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आवर। सो वो ई रिक्शा जितना एमिशन बचा रहा है, उससे कई गुना ज्यादा पीछे की गाड़ियां कर रही हैं। और इसके बारे में ई रिक्शा हमारे लिए घातक है। मैं इसके बारे में हितवाद में मेरा एक आर्टिकल भी छपा था। रोजगार देता है वो अलग है, पर पर्यावरण को ई रिक्शा से कोई मदद नहीं। ये एकदम छोटे पैमाने में आपके जो ग्राउंड लेवल पे जो हो रहा है, और इसके जो इलेक्ट्रिसिटी जो अपना जो बैटरी है वो 3 साल में बदलना पड़ता है। तो इस तरह से ई रिक्शा को चालू करके इतने बड़े पैमाने पे हम ह्यूज अमाउंट ऑफ बैटरी, लेड बैटरी, हजार्डस वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। आज के ई रिक्शा से कोई फायदा नहीं है। अब हम आते बड़े पैमाने पे। देखिए, जरूर अगर मैं कोई थर्मल पावर प्लांट मेरा सोलार पे चल रहा है, तो किसी ना किसी दिन सोलार पैनल खराब होंगे, और वो एक सॉलिड वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रूप में जनरेट होगा, मान्य है। मगर अब दूसरा हम क्या कर रहे हैं? हम कोयले से चला रहे हैं। इंडिया के मैक्सिमम थर्मल पावर प्लांट्स आर कोल बेस्ड, and coal based thermal power plants are the major polluters. आज आप कुछ भी करें, every action has equal and opposite and equal reaction. मैं कुछ भी करूं, प्रदूषण तो मैं करूंगा, पर मैं कितना कर रहा हूं वो महत्वपूर्ण है। If I'm shifting to alternate source of energy, पूरा जेनरिक देखा जाए, होलिस्टिक व्यू लेके देखते हैं, तो द पोल्यूशन, एमिशन, पोल्यूशन, whether it's water pollution or air pollution or solid waste pollution, hazardous waste pollution, e-pollution, renewable energy में it goes down by 80%. So that's the option we have. जब तक ऐसा कोई उपाय नहीं आता है कि कोई प्रदूषण नहीं होगा, वो तो कभी भी नहीं होगा मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
थैंक यू। वाटर एनवायरनमेंट में आते हैं, पहले कुछ चित्र दिखाते हैं। हर हर गंगे, यमुना रिवर इस तरह से हमने प्रदूषित किया है। ये हमारे नागपुर के नाग रिवर, पीली रिवर, पीली रिवर में आप देखिए इसमें सरफेक्टेंट्स हाई मात्रा में डिस्चार्ज हुआ है, इतना फेन निकल रहा है। ये कुछ लेक्स हैं, डल लेक, हुसैन सागर लेक, फतेह सागर लेक, हमारे नागपुर के फुटारा लेक, गांधी सागर लेक। दिस इज ऑल इज द रियलिटी ऑफ आज के जो सच्चाई है, चाहे वो नदियां हो, छोटी नदी हो जैसे नागपुर की है, या गंगा यमुना बड़ी नदियां हो। नमामि गंगे कितने सालों से चल रहा है, गंगा आज भी साफ नहीं है। कब बोल के गए थे माननीय राज कपूर जी, राम तेरी गंगा मैली हो। हमने इतना पैसा डाल दिया पर गंगा अभी भी मैली है। क्यों भाई? कारण ये है कि हमने इंडस्ट्रीज पे तो जबरदस्त पिंजरा डाल दिया कि भाई आपकी इंडस्ट्री है, आप बाहर में प्रदूषित पानी डाल नहीं सकते, ट्रीटमेंट करो, पैसे खर्चे करो, रिसाइकिल करो, जो मर्जी करो। अगर आप बाहर में प्रदूषित पानी डालोगे तो हम आपकी इंडस्ट्री बंद कर देंगे। अब इंडस्ट्री वाले प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब ये नया झमेला शुरू हो गया, चलो भाई लगाओ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ, प्रदूषण को कम करो, नहीं तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। आज 100 रुपए प्रॉफिट हो रहा था, चलो भैया 70 रुपए प्रॉफिट होगा, 30 रुपए का लगा ले भाई। ये तो इंडस्ट्री हो गया, वेस्ट वाटर। दूसरा सोर्स है सीवेज, हमारे घरों से निकलने वाला वेस्ट वाटर, शुद्ध भाषा में हमारे टॉयलेट, किचन, बाथरूम से निकलने वाला, स्नान घर से निकलने वाला जो वेस्ट है। अगेन 140 करोड़ का बोझ बंदे पे पॉपुलेशन। आपको जान के हैरियत होगी, नॉट अ सिंगल सिटी इन इंडिया इज ट्रीटिंग द वेस्ट वाटर दे आर जनरेटिंग एज सीवेज। भारतवर्ष में ऐसा कोई भी शहर नहीं है जो जितना सीवेज जनरेट हो रहा है पूरा ट्रीट कर रहा है। जो मुझे सुन रहे हैं और जो नागपुर के हैं, थोड़ा सा गर्वित हो जाइए। हम 650 mld सीवेज जनरेट करते हैं, मिलियन लीटर्स पर डे। हमारे पास 200 mld के ट्रीटमेंट प्लांट है, 400 निकल गए, बचा 235। हमने पूरे नागपुर शहर में छोटे छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं, 1 mld से लेके 40 mld तक। इसके जरिए हम करीब 150 mld और ट्रीट कर रहे हैं, तो ये हो गया 550। सिर्फ 100 mld है जो आज नाग नदी, पीली नदी, पोहरा नदी के थ्रू बह रहा है। बड़े से बड़ा शहर हमारे देश का 50% भी ट्रीट नहीं कर रहा है, पर हमारा शहर इतना ट्रीट ही नहीं कर रहा है। ट्रीटेड सीवेज थर्मल पावर प्लांट में रीयूज हो रहा है, तो ट्रीट करके फेंक नहीं रहे, उसको रीयूज कर रहे हैं। इस मामले में नागपुर शायद हमारे देश में 1 नंबर पे है जो ट्रीटेड सीवेज को यूज कर रहा है। और ये सोच, ये संकल्पना, ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करीब 15 साल पहले माननीय नितिन जी गडकरी जी ने ये प्रस्ताव रखा था। उन्होंने ये सोचा था कि जब इतना पैसा खर्चा करके सीवेज को ट्रीट कर रहे हैं तो फेंके क्यों, नाले में क्यों बहाए, इसको रीयूज करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में बड़े बड़े कूलिंग टावर्स होते हैं, उसके चारों तरफ में ठंडा पानी घुमाना पड़ता है जो गर्माहट खींचता है, और उसके लिए बहुत ज्यादा पानी थर्मल पावर प्लांट को लग रहा था। हमारे कोराडी थर्मल पावर प्लांट कापरखेड़ा है, और वो पानी कहाँ से जा रहा है, जो हमारे पीने का पानी है वही उधर जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट माननीय नितिन जी गडकरी साहब ने लाया था कि भाई पीने का पानी को हाथ मत लगाओ, भाई ट्रीट करके देता हूँ।
तो एक 200 MLD का प्लांट हमारे नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का था, एक कोराडी थर्मल पावर प्लांट वालों ने दूसरा 200 MLD का लगाया और वहां से पाइपलाइन से भांडेवाड़ी से कोराडी पानी खींचा जाता है और उसको रीयूज किया जाता है। देखिए, अगर इच्छा है, अगर मन की शक्ति है तो उपाय तो है। अगर इच्छा ही नहीं है तो खुदा भी आपकी भलाई नहीं कर सकता। पायल हिरनवाल जी ने ग्रेट विजन ऑफ गडकरी सर, एब्सोल्युटली सर। मतलब मेरा सौभाग्य है कि मेरा कभी कभी उनसे इंटरेक्शन होता है पर्यावरण के विषयों पे। वो समय देते हैं, वो बुलाते हैं, मैं चौंक जाता हूँ। मतलब वो इतने वेल रेड हैं और वो इतने ज्यादा उनके पास आइडियाज है, और जो आम आदमी सुन के बोलेंगे ये क्या बात है, हो ही नहीं सकता। जैसा हम बोलते हैं कि नाग नदी में नाव चलेगा, हम हंसते हैं, हम मेम्स बनाते हैं। बट जितना भी आप देख रहे हो ना, ये सारी चीजें आज जो हाईवेज जो बन रहे हैं, आज के 10 साल 20 साल पहले हमको लगता था ये भी एक ऐसा ही कैसे कुछ भी 2 मिनिटात जबरदस्त है। अगेन, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, पर जो है सो है। वाटर पोल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये वाटर पोल्यूशन है। अब अगले स्लाइड ये देखिए, अगले स्लाइड थोड़ा सा हमको विचलित करेगा। ये वर्सोवा बीच, मरीना बीच, कुछ फैक्ट्स है। 2.2 बिलियन पीपल लिव विदाउट एक्सेस ऑफ सेफ वाटर ग्लोबली। 2.3 बिलियन पीपल लिव वाटर स्ट्रेस कंट्री। 2.3 पीपल ऐसे देशों में रह रहे हैं जहां पे पानी की बहुत किल्लत है। लेस देन 50% ऑफ द डोमेस्टिक वाटर, जो मैंने बताया, सीवेज इज सेफली ट्रीटेड इन 24 आउट ऑफ 75 डेवलप्ड कंट्रीज। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, जो विकसित देश है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उन देशों में भी जितना सीवेज वो जनरेट करते हैं, अगर मैं 75 डेवलप्ड कंट्री लूं, उसमें 24 ऐसे देश हैं डेवलप्ड, विकसित, हम तो विकासशील है। जो 75 में से 24 ऐसे देश हैं जो जितना सीवेज जनरेट कर रहे हैं उसका 50% भी ट्रीट नहीं करते। और ये 75 कंट्री कौन से हैं? जो हाई इनकम ग्रुप के हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यूएन वाटर बोल रहा है। और आप ये देखिए, 3 बिलियन पीपल लैक ए बेसिक हैंड वॉशिंग फैसिलिटी। ये थोड़ा सा दिल में दर्द देता है। जिस बप्पा को हम 11 दिन पूछते हैं, मानते हैं, हमारी सारी फरियादें उनके सामने रखते हैं, ये भी दे दो, वो भी दे दो, इसकी ये भी कर दो, वो भी कर दो, क्या कर रहे हैं? और बाजू में मैंने एक दुर्गा देवी का फोटो डाला है। मैं खुद बंगाली हूं और मुझे इसमें एक झलक, एक नाम दिखा था, कोई प्रियंका मैडम है, वो भी शायद बंगाली है, शायद इसमें ग्रुप में है, सुन रही होंगी। Yes, yes, sir. आप कहाँ की है मैडम? Yes, sir. Sir, I'm from Assam, Guwahati. गुवाहाटी, ओके, ग्रेट। Yes, sir. तो अब देखिए, जैसे बप्पा आते हैं, एक मूर्छत के साथ आते हैं, बप्पा चले जाते हैं। पर हमारे बंगालियों का देखिए, दुर्गा देवी आती है, सह परिवार आती है, अपने सारे बच्चों को लेके आती है। दुर्गा देवी के बच्चे हमारे गणेश जी, उनका वाहन मूषक, कार्तिक जी, उनका वाहन मोर, लक्ष्मी जी, उनकी वाहन उल्लू, सरस्वती जी, बीना रंजित पुस्तकास्ते भगवती भारती देवी नमस्तुते, सरस्वती जी, उनका वाहन बतख। अब एक पंडाल में ये सारे लोग आए अपने वाहनों के साथ, कितनी सारी मूर्तियां सोचिए। और हर साल ये महिषासुर को तो मरना ही है। पहले जब मैं छोटा था, एक भयानक चित्र वाला महिषासुर बनता था, जिसको दुर्गा देवी अपने त्रिशूल से मारती थी। पर आज आप पंडाल में जाके देखिए, वो महिषासुर तो एकदम जॉन अब्राहम जैसा बॉडी वाला बन गया है।
इतना बड़ा महिषासुर आएगा। अरे मरना तो तेरे को दुर्गा देवी के हाथी है। और पहले जो भैंस था वो दिखता नहीं था, किधर है भैंस, है क्या, अच्छा छोटा सा। अभी भैंस तो इतना बड़ा भैंस, और जिसको मारने के लिए इतना बड़ा शेर। ये मंडप है कि शक्ति प्रदर्शन है? दर्द ये होता है कि ये सारी मूर्तियां सिर्फ 4 दिन बाद कोई ना कोई पानी के स्रोत में विसर्जित होगा। ये दर्द होता है। मैंने पहले भी बोला था कि वर्ल्ड इज नॉट फॉर ह्यूमन। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी पूजा कर रहे हैं, ये भी दो, वो भी दो, ऐसा दो, वैसा दो, पैसा दो, धन दो, दौलत दो, ये हो जाए, वो हो जाए, शादी हो जाए, ये हो जाए, सब हो जाए, और फिर ले जाके पानी में खत्म। जलचर मरे, पोल्यूशन हो, हमने तो मान लिया। कुछ बोलने जाओ, एक आस्था के खिलाफ बोलते हैं। तो आज अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करें, यही बोलना है बस। देख रहा है विनोद, ये तो सभी ने देखा होगा, ये भाई साहब तो बहुत पॉपुलर है। बस ये जो भाई साहब जो बैठे खैनी खा रहे हैं वो हम हैं, और जो विनोद है वो लोग हैं जिन्हें हम क्या बताएं। सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं, देख रहा है विनोद, समझा समझा के थक गए, तो कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज इन वाटर बॉडीज, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड पार्शियली ट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। क्यों हमारा देश का पानी साफ नहीं हो रहा है? अनट्रीटेड सीवेज हर शहर से, हर गांव से भारी मात्रा में घरों का मलमूत्र हमारे नदियों में जा रहा है। कितने भी पैसा आप खर्चा कर लीजिए गंगा एक्शन प्लान में, आप एक तरफ से सफाई करेंगे, एक तरफ से गंदगी आएगी। पहले गंदगी को रोकिए यार, उस सीवेज को आने को रोकिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाइए, सीवेज को रीयूज करिए। अगर इस तरह से सीवेज गंगा में आता रहेगा तो कभी भी गंगा साफ नहीं होगा। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड इंडस्ट्री वेस्ट वाटर वाले भी, बारिश आ गई, डाइल्यूट हो जाएगा, फेंक दो बाहर, जाएगा नदी में। आइडल इमर्शन जिसकी हमने बात करी, कचरा डालना, हमारे नाग नदी की बात कर लीजिए आप। बड़े बड़े कारों में लोग आते, कार से उतरते, कचरा उठाते, नाग नदी में डालते, कार में बैठते, सैनिटाइजर हाथ में लगाते, निकल लेते, ले हलवा। पकड़ो तो बोलते हैं प्रवाहित नदी में डालना जरूरी है, पूजा की सामग्री है। अरे भाई प्रवाहित नदी नहीं है, नागपुर का मलमूत्र बह रहा है नाग नदी में, उसमें डाल रहे हो तुम यार। एग्रीकल्चरल रन ऑफ, बारिश का पानी नदियों में जाना विद ऑल कचरास, और मल्टीपल यूज ऑफ वाटर बॉडी। हमारे देश में जो पानी है नदी का, उसमें हम भी नहाते, हम कपड़े भी धोते, हमारा भैंसा भी नहाता है, हमारा बच्चा भी नहाता है, हम उसमें आचमन भी करते और हम शौच भी करते, दोनों करते। गजब है, गजब परंपरा, गजब। मल्टीपल यूज ऑफ वाटर बॉडी। और मेरा हीरो होंडा ज्यादा गंदा हो गया तो चल उसको भी ले जाके धो लेते नदी के पानी। तो ये कारण है कि आज हमारे देश में एक भी नदी नहीं है हमारे देश में जो प्रदूषित नहीं है, एक भी तालाब नहीं है जो प्रदूषित नहीं है। ग्राउंड वाटर टेबल को हमने इतना धोया, इतना दोहन किया, इतना शोषण किया कि ग्राउंड वाटर टेबल कहां नीचे चला। बड़ा बड़ा स्काई स्क्रैपर बना रहे। पहले छोटा सा घर था, 10 लोग रहते थे, एक तो कुआं था, पानी लेके चलता था। अब वो घर तोड़ दिए, वहां पे लंबा बना दिया स्काई स्क्रैपर। अब जहां पे 10 लोग रहते थे वहां पे 500 लोग रहने आ गए। कुआं तो पूरा आएगा नहीं, मारो बोर, नीचे से बोर का पानी निकालो। सरकार तो इतना पानी दे नहीं सकती है। इंडिया में एक आदमी को 120 लीटर्स पर डे देना है पानी, कहां से देंगे पानी? बोर मारो। नगरी खड़ा हो गया, उसके आगे दूसरा जयंती मैंशन खड़ा हो गया, सब बोर मार रहे हैं।
और ग्राउंड वाटर टेबल नीचे 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 जा रहा है। ये है हमारे देश में वाटर की परिस्थिति। अब यूनाइटेड नेशन ने हाँ, ये शरायु बोंडे जी ने लिखा रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट। देखिए उसमें मैं बोलना चाहूंगा, एक आदमी ने मेरे को प्रश्न पूछा, ऐसे ही बाबा जी था, पर ऐसा लगा कि उनका यॉर्कर बॉल मेरे बैट और मेरे पैड के अंदर से घुस के सीधा मिडिल स्टंप लेके उड़ गया। मैं जो 30 साल से पर्यावरण का काम कर रहा हूं, उसका मिडिल स्टंप उस बाबा जी ने ऐसा उड़ाया। एक सिंपल सा सवाल कि सर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी बात है, तो मेरा छोटा सा घर है, उस घर के छत में जो पानी गिरेगा बारिश का, उस पानी को लेके नीचे में रिचार्ज करेंगे तो ग्राउंड वाटर ऊपर आएगा। अच्छी बात है, कल लेंगे सर 50,000 खर्चा। पर मुझे ये बताओ, पूरे शहर में तो आप सीमेंट रोड का जाल बिछा रहे हो गुरु, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम आपका तो है नहीं। कोई भी आदमी चाहता नहीं मेरे घर के सामने का पानी जमा हो, सीमेंट रोड। तो जब पूरे शहर का पानी परकुलेट नहीं हो रहा है, गिर के बह जा रहा है, तो मेरे छत के पीछे काहे पड़े हो? गरीब आदमी का छोटा सा छत है, काहे 50,000 रुपए खर्चा करा रहे हो? यकीन मानिए, मुड़ के देखा तो मिडिल स्टंप ऐसा ऐसा जा रहा था। क्या बोलेंगे बताइए? सस्टेनेबल गोल्स, यूनाइटेड नेशन ने डिफाइन किया है सस्टेनेबल गोल्स। ये सस्टेनेबल गोल्स है, इसमें क्लाइमेट एक्शन 13 नंबर पे है, लाइफ बिलो वाटर 14 नंबर पे है, लाइफ ऑन लैंड 15 नंबर पे है। ये सिर्फ पर्यावरण नहीं है, ये एक मिथ है कि सस्टेनेबल गोल्स वो सिर्फ पर्यावरण, नो। इसमें पॉवर्टी नहीं होना चाहिए, कोई भूखा नहीं होना चाहिए, सबको पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। बट आप देख सकते हैं कि जो पूरे मनुष्य प्रजाति को सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, इस धरती पे रहने के लिए 17 गोल डिफाइन हुए, उसमें 6 से 7 गोल पर्यावरण से रिलेटेड है। रिन्यूएबल एनर्जी 7 नंबर पे। तो आज ये अहमियत है एनवायरनमेंट की। वो बात अलग है कि हमारे यूनिवर्सिटीज में एनवायरमेंटल साइंस कंपलसरी कर दिया गया है सेकंड ईयर में, पर उसका क्वेश्चन भी कॉलेज ही सेट करेगा, पेपर भी कॉलेज ही चेक करेगा, हर बच्चा पास हो जाएगा, और उस मार्क्स को, वो मार्क्स आपके मार्कशीट में नहीं आएगा, वो सिर्फ ग्रेड आएगा। वो बात अलग है। पर अगर आप यूनाइटेड नेशन के गोल्स देखते हैं, जो 17 गोल है जीवन पथ को आगे बढ़ाने के लिए, ये 17 गोल्स है जिसमें 195 देश काम कर रहे हैं, उसमें 7 से 8 गोल्स पर्यावरण से रिलेटेड है। ये अहमियत है। अब मुद्दा आता है कि आम आदमी क्या करेगा। क्विकली देखते हैं आम आदमी क्या करेगा। सबसे पहले 7 R's: रिसाइकल, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर, रीथिंक, रिकवर। रिसाइकल करिए, कुछ चीजों को रिफ्यूज करिए। आज अगर मेरे पास ये कप है मिट्टी का, अरे एक दूसरा अच्छा कप देगा, अरे बाप रे उसमें तो अच्छा सा डिजाइन बना है, ले वो भी खरीद ले। नहीं, क्यों? है ना, द मोमेंट मैं उसको खरीदूंगा ये वेस्ट होगा। क्यों जनरेट कर रहे हो वेस्ट को? अपना वेस्ट को रिड्यूस करिए। सबसे पहले जनाब अपने ईगो को छोड़िए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता, मेरा फोन लाओ, किधर है? ये देखिए मेरा फोन, सैमसंग का फोन है। पीछे का कवर क्या जबरदस्त पेंटिंग है, जबरदस्त। क्यों है? अरे फोन गिर गया था, पीछे टूट गया है, तो दूसरा फोन मैं नहीं ले सकता, ले सकता हूं। सामने से सही है, लग भी सही रहा, सुनाई भी सही दे रहा, सिर्फ पीछे की बॉडी टूटी है, लगा लिया एक ठो कवर, 200 रुपए में काम जम गया। ईगो को छोड़िए। क्या गुरु तुम यार वाइस प्रेसिडेंट हो, तुम यार सैमसंग लेके बैठे हो, तुम्हारा जूनियर आईफोन खपा रहा है, करने दो यार, मैं नहीं करूंगा। प्रैक्टिस लो कार्बन लाइफस्टाइल। छोटी छोटी चीजें जरा,
कमरे के बाहर जाते वक्त लाइट फैन ऑफ करिए। अपने कॉलेज में, अपने घर में देखिए कौन सा पानी लीक हो रहा है, उसे बंद करिए। छोटी छोटी बातें हैं सर। जितना पानी गर्म करना उतना देर गीजर चलाइए। गीजर चल रहा है, आप बैठ के टीवी देख रहे हैं, गर्म पानी हो रहा है, मेरा पैसा भर दूंगा ना मैं। तुम कौन होते हो? जो इलेक्ट्रिसिटी आएगा मैं कर दूंगा, डोंट वरी। बट भैया जब इलेक्ट्रिसिटी रहेगा ही नहीं तो क्या भरोगे तुम? सस्टेनेबल ऑप्शंस पे जाइए। सिंगल यूज प्लास्टिक को सबसे पहले बहिष्कार करिए। सबसे पहले किसी को गिफ्ट देते हैं ना, बुके देते, अरे प्लास्टिक हटाओ यार। क्यों? आज अगर मैं देशपांडे जी के घर जा रहा हूं और उनको मुझे एक किताब प्रेजेंट करना है, क्या जरूरी है कि उसको प्लास्टिक रैपर से रैप करके उसके ऊपर प्लास्टिक का फूल लगा के मैं जाके दूं? अरे ऐसे ले जाके दो ना भाई। अगेन, अरे यार ऐसे ले जाके दूंगा तो शर्मा जी क्या बोलेंगे, वर्मा जी क्या बोलेंगे, क्या फटीचर लगूंगा मैं? ध्यान दे यार, तू दे दे। मुझे मालूम है देशपांडे जी 2 मिनट में वो रैपर फेंक के डस्टबिन में फेंकेंगे, फिर भी हम वो करके जाएंगे। अपने आप को समझाना पड़ेगा सर। कॉमन मैन वही चेंज करेगा। अडॉप्ट ट्रीज, प्रोटेक्ट द ग्रीन लंग्स ऑफ द सिटी। जहां पे है अवैध पेड़ कटाई के खिलाफ खड़े होइए, पेड़ों को अडॉप्ट करिए, बचाइए, और जितना हो सकता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे जाइए। मगर अगर आपके शहर में चार्जिंग स्टेशन की बिसात अभी तक नहीं बिछी है तो कृपया ईवी मत लीजिए। आप ईवी लेके मन की शांति कर रहे हैं। समाज को, देश को, राष्ट्र को कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि आप अपने गाड़ी की चार्जिंग अपने इलेक्ट्रिकल पॉइंट से कर रहे हो जनाब, जो थर्मल पावर प्लांट को और बढ़ावा दे रहा, और प्रदूषण कर रहा है। गो एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, एसी खरीदना है 5 स्टार वाले लीजिए ना, थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा, बिजली कम होगी खपत, बाद में आपका ही पैसा बचेगा। ये गोल वोकल फॉर लोकल, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। वोकल फॉर लोकल कि लोकल लेना है, अमेज़न को बहिष्कार करो, ब्लिंकिट की बात मत करो। ये लोकल इसलिए कि आपको कोई चीज चाहिए, आप गए चौक, पैदल गए, चौक से लिए आ गए। वही चीज जब आप बाहर, शहर के बाहर से मंगा रहे हो, तो वही चीज आप तक पहुंच रहा है, उसमें कितना ईंधन लग रहा है, वैसे तो नहीं पहुंचेगा ना। उसके पीछे हमारे कितने रिसोर्सेस लगे हुए हैं। नीता शिंदे जी कह रहे हैं कि वाटर सीमेंट रोड के कारण फ्लड होता है। ऑब्वियसली पानी जमा होता, पर्कुलेट ही नहीं होता। बोली व्यास जी कह रहे हैं आज पोल्यूशन एक राक्षस का रूप, बिल्कुल राक्षस का रूप धारण कर चुका है। तो अब इतना बोलने के बाद एक प्रश्न आपके दिमाग में आएगा, स्पेशली उन पुरुष सुनने वालों के दिमाग में आएगा जो अपने कॉलेज लाइफ में बैक बेंचर रहे हैं। उनके दिमाग में ये आएगा कि ये इतना कुछ बोल रहा है, वो तो सब ठीक है भाई, खुद क्या करते हो पर्यावरण संरक्षण के लिए? कि सिर्फ ज्ञान पेल रहे हो, ज्ञान दे रहे हो। चलिए हमारी थोड़ी सी कोशिशें लास्ट 5 मिनट में आपको हाईलाइट करते हैं। हम ग्रीन विजिल फाउंडेशन एक एनजीओ है जो हमने 2010 को चालू किया था, टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी। हमसे जो बन पड़ता है हम पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेंगे। और मुझे आपको बताते हुए एक चीज गर्वित मैं महसूस करता हूं कि लोगों को लगता है एनजीओ मतलब पैसे छापने की मशीन। इसलिए शुरू से हमने ये निर्णय लिया था कि हमारा जो एनजीओ है वो कभी भी कमर्शियल नहीं होगा। अर्थात 2010 से 2024 14 साल हमने इस एनजीओ को चलाया है, बाहर से किसी से भी एक पैसा बिना लिए। हमने कोई किसी से भी, ना सरकार, ना प्राइवेट, ना व्यक्ति, किसी से भी हमने एक पैसे का भी अनुदान राशि नहीं लिया है। जो भी है हम अपने पैसे से ये एनजीओ चला रहे हैं और अपने शहर के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके समक्ष पूर्णिमा दिवस कैंपेन, ये कैंपेन माननीय अनिल जी सोले सर हमारे मेयर थे, 2014 में उन्होंने शुरू किया था। इस कैंपेन के जरिए नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक
चौक चुनता है, उस चौक के लाइट्स को डिम करता है और हमारी टीम वहां जाके हर घर में, हर दुकान में लोगों को शाम को 8 से 9 लाइट्स ऑफ करने का, जो जिन लाइट्स की जरूरत नहीं है, कोई दुकानदार है उसके दुकान में 25 लाइट जल रहे हैं, हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि 25 की जगह आप 15 लाइट बंद कर दीजिए 1 घंटा, क्योंकि आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका धंधा वैसे भी चलेगा। ये 2014 से हर महीने पूर्णिमा के दिन ये कैंपेन किया जाता है, जिसका कॉन्सेप्ट अर्थ आवर से लिया गया था और माननीय अनिल जी सोले हमारे तत्कालीन मेयर साहब थे, महापौर थे, उन्होंने ये चालू किया था। और सत्य ये है कि आज तक जनवरी 2014 से दिसंबर 2024 तक हमने इस कैंपेन के जरिए सिर्फ 1 घंटा, गौर करिए, 2,53,201 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बचत करी। आज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए 7.5 लीटर्स ऑफ पानी लगता है, अर्थात 1,899007 लीटर्स ऑफ वाटर बचा है। और सबसे कोयला बचा है 12,06,600 केजीज। और सबसे बड़ी बात है कि 1 यूनिट बिजली बनाने के लिए 1 केजी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, अर्थात नागपुर ने इस कैंपेन के जरिए पिछले 10 सालों में 2,53,201 केजीज ऑफ कार्बन उत्सर्जन को रोका है। और इस कैंपेन के लिए यूएस की बहुत बड़ी एनजीओ है द अर्थ डे नेटवर्क, उन्होंने ग्रीन विजिल फाउंडेशन और नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सम्मानित किया है कि हम यहाँ पे इस कैंपेन के जरिए इतना ज्यादा कार्बन एमिशन को रोके हैं। ये हमारा एक कैंपेन है, सिग्नेचर कैंपेन। इसके बाद हमारा दूसरा सिग्नेचर कैंपेन 2010 से गणपति विसर्जन के 10 दिन, आई रिपीट 10 दिन, सिर्फ फाइनल डे में नहीं, गणपति बैठ गए अगले दिन ही विसर्जन होता है। 1.5 दिन की गणपति सलमान खान साहब करते हैं, नागपुर में भी होता है। और ये जो आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल टैंक, आप देखेंगे नागपुर में कई सारे आर्टिफिशियल टैंक लगते हैं, वो कॉन्सेप्ट हमारा था। उस समय भी मेयर साहब हमारे माननीय अनिल जी सोले थे, उनके साथ चर्चा करके अगर हम लोगों को कह रहे हैं कि आप विसर्जन मत करिए तालाब में, तो हमें कुछ तो अल्टरनेटिव देना पड़ेगा। तो वहां से कॉन्सेप्ट आया कि हम आर्टिफिशियल टैंक बनाएंगे। ऐसे आर्टिफिशियल टैंक बनाया जाता है, इसमें पानी भरा जाता है, श्रद्धालु इसमें विसर्जन करते हैं। रात को नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सक्शन मशीन से ये पानी खींच लेता है और ये पानी ले जाके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करता है, और जो मिट्टी इकट्ठा होती है वो ले जाके कुम्हार को देते हैं अगले साल उसको रीयूज करने के लिए। और जो पीओपी की मूर्तियां हैं जो घुलती नहीं है, जो इसी टैंक में पड़ी रहेगी, उसको ले जाके बाद में क्रश करते हैं। इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पीओपी की मूर्तियां तालाब में ना जाए, यहीं से ये मुहिम शुरू हुआ था 2010 में। और जब आम आदमी रास्ते में उतर के करता है तो आप देख सकते हैं हमारे तत्कालीन हमारे कलेक्टर साहब मुदगल साहब हमारे साथ हैं। ये हमारा फुटाला लेक है जिसको बैरिकेड किया गया है। ये हमारे तत्कालीन महापौर दयाशंकर तिवारी जी हैं। ये माननीय अभिजीत बांगर जी हैं जो आज नवी मुंबई के कमिश्नर हैं। ये जनाब तो हमसे ज्यादा पर्यावरण के प्रति जागरूक थे। इनको हमने एक सच्चाई उनके सामने लाई कि जो सीमेंट रोड बन रहा है उसने काफी पेड़ों को चोक कर दिया है। वो एक पूरा दिन माननीय अभिजीत बांगर जी पूरा दिन हमारे साथ घूमे और उसके बाद उन्होंने ये मुहिम शुरू करी कि नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 9,000 पेड़ों को डिचोक किया। 9,000 पेड़ जो चारों तरफ से सीमेंट से चोक हो गए थे, पानी अंदर जाने का जगह नहीं था, उसके सामने में ऐसे कैरी बना के 9,000 पेड़ों का उन्होंने डिचोक किया अभिजीत बांगर जी ने। हमने सिर्फ आइडिया दिया था, हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया था, पर उसके बाद उन्होंने ये कर दिखाया। माननीय बांगर साहब यहाँ से नवी मुंबई में गए थे और उनकी इस आउट ऑफ बॉक्स सोच के कारण नवी मुंबई को स्वच्छ भारत मिशन में उन्होंने 3रे नंबर पे लाया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री साहब हमारे शिंदे जी इनको थाने ले गए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और अब जनाब नवी मुंबई के एडिशनल कमिश्नर हैं। बहुत बड़े इंसान हैं जो पर्यावरण के प्रति सजग हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी मूर्ति का विसर्जन आप तालाब में ना करें, निर्माल्य हमें दें, और इस निर्माल्य से खत बनाती है नागपुर महानगर पालिका।
और ये देवी विसर्जन के वक्त भी हमारा सेम प्रयास रहता है। और 2024 में आपको जान के खुशी होगी कि नागपुर शहर में 1,65,200 मूर्तियों का विसर्जन आर्टिफिशियल टैंक में, और एक भी मूर्ति का विसर्जन किसी भी तालाब में नहीं। हम ग्रीन विजिल फाउंडेशन 10 दिन फुटाला तालाब में रहते हैं, बाकी कुछ एनजीओज हैं अलग अलग तालाब में रहते हैं, फाइनल डे में आते हैं। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग 10 दिन अलग तालाब में रहते हैं, और इस साल एक भी मूर्ति का विसर्जन, चाहे वो मिट्टी का हो या पीओपी का हो, एक भी विसर्जन नहीं हुआ है। और जो बड़ी मूर्तियां हैं उसे ले जाया गया कोराडी रोड पे, एक बड़ा जलाशय बनाया गया आर्टिफिशियल टैंक, वहां पे बड़ी मूर्तियों का विसर्जन। इसके लिए साधुवाद देना चाहिए नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, जो इतना एलाबोरेटिव इन्होंने किया और 413 आर्टिफिशियल टैंक खड़ा कर दिए पूरे नागपुर शहर में। और नागपुर के आवाम का, उन मंडलों का जो शहर के तालाबों को बचाने के लिए अपनी बड़ी मूर्तियां लेके कोराडी रोड 12-15 किलोमीटर चले गए, और बड़ी ही शांति से, बड़े ही अच्छे से बड़े बड़े मूर्तियों का विसर्जन उस बड़े तालाब में किया गया। ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है कि 1.65 lakhs idols were immersed across city in a eco-friendly manner. गर्वित हूं मैं नागपुर में, गर्व है मुझे इस शहर से, गर्व है मुझे इस शहर के प्रशासन से, गर्व है मुझे इस शहर के लीडर से, और सबसे ज्यादा गर्व है मुझे इस शहर की जनता के कारण, जिन्होंने इतने बड़े, ये देखिए इतने बड़े तालाब में गणपति जी को इस तरह से क्रेन से विसर्जन किया जाता, आपके समक्ष है। 1,65,000 मूर्तियों का विसर्जन आर्टिफिशियल टैंक में, दिस इज सुपर बॉस। हम लोग इसके सिवा वाटर मॉनिटरिंग कैंपेन करते हैं, तालाबों का हम वाटर मॉनिटरिंग करते हैं। हमारी जो टीम है ग्रीन विजिल, उसमें करीब 8-9 लोग हैं जो MSc एनवायरमेंटल साइंस है। हमारी जो टीम लीड है सुरभि जायसवाल, जो इस साल, पिछले साल स्वच्छता लीग में नागपुर की कप्तान चुनी गई। वो खुद MSc एनवायरमेंटल साइंस है, फिर उन्होंने MTech किया है बिट्स पिलानी से, और पिछले 12 साल से ग्रीन विजिल को लीड कर रही हैं। जब वो BSc में थी तब वो ज्वाइन करी थी, आज वो बहुत बड़ी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। उनको नागपुर ने चुना। सुरभि जायसवाल इज आवर सिटी कैप्टन फॉर ISL 2, और हमारे टीम का नाम था नागपुर का नागपुर टाइगर्स, क्योंकि हम वाघपुर के नाम से जाने जाते हैं। ये हमारा एक और कैंपेन है जो फ्री में ऐसे कीले ठोक देते हैं पेड़ों में, इश्तहार लगाने के लिए, एडवर्टीजमेंट लगाने के लिए, क्योंकि पेड़ बोल नहीं सकते तो उनमें कीला ठोका जाता है। हम वो निकालते हैं, एडवर्टीजमेंट ले जाके NMC को देते हैं, और NMC उतनी उत्साह से जो एडवर्टीजमेंट है उस पे फाइन ठोकते हैं। जितने उत्साह से ये लोग पेड़ों में कीला ठोकते हैं, NMC उतनी उत्साह से इन पे फाइन ठोकते हैं। प्लांटेशन सभी करते हैं, हम भी करते हैं। हम स्ट्रीट प्लेस करते हैं, स्ट्रीट प्ले के जरिए पर्यावरण के विभिन्न मुद्दों को लोगों तक पहुंचाते हैं। हम स्कूल्स कॉलेजेस में जाके पर्यावरण संरक्षण की बातें करते हैं, बच्चों से अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर जाके, बाजारों में जाके गीला कचरा, सूखा कचरा सेग्रीगेट करना, कंपोस्टिंग, ये बताते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट स्लम्स में जाके, बस्तियों में जाके, ये पिछले 14 साल से हम कर रहे हैं। प्लास्टिक के खिलाफ हमारी मुहिम चल रही है। ये डी चोकिंग जो मैंने आपको बताया था, अभिजीत बांगर साहब ने इस तरह से, जो सब चोक हो गए थे, 9,000 पेड़ों को उन्होंने डी चोक किया था। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग सिंस लास्ट 14 years। हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पर्यावरण संरक्षण का पहुंचाने का। हम चाहेंगे कि आप लोग टीचर्स हैं, आप लोग गुरु हैं, आप उस देश के गुरु हैं जिस देश में आचार्य द्रोण पैदा हुए हैं, जिन्होंने अर्जुन बनाया है। तो आप सब कोशिश करें। इस तरह से हम लोगों तक पहुंचने के लिए हम मीडिया के थ्रू बात करते हैं, और हम ये मानते हैं, ग्रीन विजिल का मानना है कि बदलाव बहुत धीमी आहट से आता है। बदलाव बहुत धीमी आहट से आता है। महसूस करो, एहसास होगा, क्योंकि समय चक्र था रेत में धसा, समय चक्र था रेत में धसा,
चल पड़ा वो भी एक नई दिशा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों ने मेरे को सुना। सो और अगर आप लोगों को लगता है कि आपके कॉलेज में आके ऐसा कोई लेक्चर लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कृपया मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 9850302670। आई रिपीट 9850302670। थैंक यू सो मच। आप लोगों का रिव्यू मैं देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगता है जब वो लोग जो नई पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं, जब वो लिखते हैं बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा हुआ, तो सचमुच दिल से बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ एंड फॉर दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर। सर आई जस्ट वांट योर एडवाइस। जैसे जो हमारी यंगर जनरेशन है जो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत इंक्लाइंड हो गई है और उसमें बिलीव करती है, तो हाउ टू कन्विंस दिस जनरेशन दैट लेट्स बी लोकल? क्योंकि अगर उनसे कुछ भी बात करो तो वो यही बोलेंगे कि भाई मैं दुकान में जाता हूँ, मैं पेट्रोल यूज करता हूँ, ये तो मेरे घर पे आ जाता है। तो काफी बार जैसे आपका बात शायद अधूरा रह गया अभी टॉक में कि उसमें भी ईंधन लगता है, हम बाहर से मंगवाते हैं। तो हाउ वी कैन कन्विंस दीज चिल्ड्रन के क्या समझाए उनको? देखिए उसमें दो चीजें हैं। एक तो अगर आप सीरियसली कन्विंस करना चाहते हैं तो आपको उनको बताना है कि आपको आपके चौक तक जाने के लिए गाड़ी निकालने की जरूरत क्या है। थोड़ा सा आप अगर कम वाहनों का इस्तेमाल करें, चौक तक ही जाना है ना, साइकिल तक जाइए, पैदल जाइए। तो ये चीज, जैसे आप गए और मैगी का पैकेट लेके आए, तो ये मैगी का पैकेट आपके घर में पहुंचा दुकान से, दुकान में आने के लिए उसको ईंधन लगा होगा, पर दुकान से आपके घर में पहुंचा विदाउट एनी रिसोर्स यूटिलाइजेशन। आप पैदल गए, जाके मैगी का पैकेट लेके आए। वही अगर आप ब्लिंकिट से मंगा रहे हो तो वो ब्लिंकिट के दुकान में भी वो पहले पहुंचा है, पर ब्लिंकिट से यहां तक आने में वो इतना एनर्जी वेस्ट कर रहा है, वो इतना ईंधन लग रहा है। और ब्लिंकिट आपको कागज के बैग में लाके दे रहा है, बड़ा सुंदर डिजाइन, वो भी तो एक वेस्ट जनरेट कर रहे हो। कागज कहां से बन रहा है जनाब? आप पेड़ काट के तो कागज बना रहे हो। तो ये उनको बताना पड़ेगा, ये थोड़ा उनको समझाना पड़ेगा कि अगर आप वाकई में पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, अपनी सहूलियत, देखिए मैंने पहले ही बोला कि खुद के सहूलियत को छोड़ना है और खुद के ईगो को छोड़ना है। और दूसरा एक है, अगर आपको आजू बाजू के पुट्टे पाट्टे को समझाना है कि देख भाई, ये टेक्निकल नहीं है, नॉन टेक्निकल समझाना है। देख भाई, गणपति का चंदा लेने तो वर्गनी लेने तो वही दुकान में जाएगा, तो बेटा उससे अगर सामान नहीं खरीदेगा तो वो तेरा गणपति का चंदा कहाँ देगा? तेरा अमेज़न तेरे को गणपति का चंदा देगा? जाओ भाई चाचा के पास जाओ, चाचा से सामान खरीदो, प्रणाम करो, बातचीत करो, रिश्ते बनाओ, चंदा वंदा मिलेगा बाद में, फालतू का। ये दो वे ऑफ समझाना है। सैंपल पेपर। So true, sir. Any other questions? I am open for the questions. सर आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग। आपने जो भी अपने टॉक में कहा वो तो बहुत इंफॉर्मेटिव था ही था, बट एट द सेम टाइम एक टीचर किस तरह से अपनी सिंपल लैंग्वेज में पूरे क्राउड को जो ऑनलाइन है उसके बावजूद अटेंटिव रख सकता है, ये हमने आपसे सीखा सर। ये काफी बड़ी सीख मिली हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वो इसलिए है मैडम कि जब मैं स्टूडेंट था ना तो मैं भी 45 मिनट बहुत भारी पड़ता था। थैंक यू सो मच। एंड मुझे देखिए, मेरे को इतना अच्छा लगता है और मैं इसके लिए प्रीति मैडम का धन्यवाद देना चाहूंगा, इसके पहले रेखा शर्मा मैडम की, उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों से जब बात होती है ना, तो मैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल ग्रुप से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग आने वाले भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आप लोग टीचर्स हैं, आप लोग आने वाले युवा पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, आप द्रोणाचार्य हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है जब मैं सिलेक्टेड आचार्य द्रोणों से बात करता हूँ
तो बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और मेरा नंबर मैंने आपको बताया, अगर आपने नोट किया है, नहीं तो यहाँ पे आप नंबर जरा लिख दीजिए मेरा। मैं ये नंबर पोस्ट कर देता हूँ, कभी भी कुछ भी डिस्कस करना है तो यू कैन कॉल मी, व्हाट्सएप मी, मेरा यही नंबर है, व्हाट्सएप भी यही है, कॉल भी यही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और इसके सिवा अगर सोशल मीडिया में जुड़ना है तो मैं इंस्टा पे नहीं हूँ, मैं एफबी पे हूँ। तो एफबी पे मेरा मैं हूँ कौस्तुभ चैटर्जी। इट्स कौस्तुभ नहीं, KAUSTAV, लाइक सौरभ गांगुली, SAURAV, बिकॉज हम लोग बंगाली हैं तो हम लोग BH नहीं लिखते, हम लोग V लिखते हैं। ठाकरे साहब कह रहे हैं एक क्वेश्चन, बताइए ठाकरे साहब प्लीज। सर हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ बताइए। हाँ सर, मैं भी केमिस्ट्री टीच करता हूँ। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, आइंस्टाइन जी ने एक कहा था इक्वेशन E is equal to mc square, where we used to say that when mass get destroyed we will get the energy, और वही चल रहा है कि डिफॉरेस्टेशन से वो कटिंग हो रहा है और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मैं सोचता हूँ काश ऐसी मशीन बन जाए जहां एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाए और मास बन जाए। तो इसके ऊपर कहीं पर रिसर्च चल रहा है क्या सर? सर मुझे नहीं पता। अच्छा, नहीं एक चीज ऐसी कि प्लांटेशन में ठीक है, वो प्लांटेशन एनर्जी ले लेता है और उसको फिर अपना खुद का खाना बना, तो वो उतना मास बन रहा है। बट बहुत ज्यादा प्रमाण में अगर बन जाए, आइंस्टाइन का इक्वेशन रिवर्स हो जाए ना सर, तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल यस सर, यस सर, बिल्कुल सर, सही बात। एक्सेलेंट इंफॉर्मेटिव लेक्चर इट वाज सर। थैंक यू सर। दर्शन सर, दर्शन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो, थैंक यू। हाँ जी बोलिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लेक्चर तो एंगेजिंग था और बहुत मतलब हमको उससे सीखने के लिए मिला। बट एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज के लिए वो अब तक अच्छा रहा है, जो एनर्जी जनरेशन के लिए। लेकिन रिसेंटली अगर आप अभी देखिए, जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज हुआ है 2023 का, हम मतलब एज अ गवर्नमेंट जो एफर्ट हम बाकी जगह कर रहे हैं वो कमेंडेबल है, लेकिन हम जो अभी रिपोर्ट देखें तो जिसमें हम मतलब जो स्टैटिस्टिकली जो आंकड़े हैं उनको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, जैसे कि 25% हम हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर बता रहे हैं, जिसमें कि हम हमारे प्लांटेशन भी गिन रहे हैं। जैसे जैसे आपको तो यही होगा कि जो प्लांटेशन है वो इकोसिस्टम सर्विसेज फॉरेस्ट की तरह नहीं दे पा रहे हैं। और बाद में और एक जो हमने अमेंडमेंट किया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1918 में, तो उसमें भी हम डीम्ड और कम्युनिटी फॉरेस्ट हटाते जा रहे हैं। तो ये हम इंटरनेशनल लेवल पे हमारा कोई क्रिटिसिज्म ना हो इसके लिए ये अच्छा है, लेकिन क्या हम रियली वो कम्युनिटी के लिए सर्व कर पा रहे हैं? इस पर आपके विचार क्या है? बहुत सही सवाल है आपका, बहुत सही सवाल है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि पहले जब पेड़ों की गिनती होती थी या किसी शहर में होती थी, तो वो पेड़ों की गिनती मैनुअल होती